यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट रहेगा। ये टेस्ट नंबर यहाँ पर आपका 5वां है फुल लेंथ, ठीक है। फुल लेंथ यहाँ पर 5वां पेपर देखेंगे। 4 पेपर तक हम लोग यहाँ पर फुल देख चुके हैं इसका, ठीक है। आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। और सुबह हम लोग ने यहाँ पर किया है जो आज विजन है इसका, टेस्ट नंबर फुल 9 नंबर है, ठीक है। वो मैंने कराया, वो आप देख सकते हो सुबह। तो यहाँ से चैनल पे जाओगे तो आपको वो भी मिलेगा, वो भी टेस्ट आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आते क्वेश्चन मैंने 50 कराए हैं वहाँ पे, और इसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को 50-50 क्वेश्चन कवर करेंगे। आते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, पहले बोला है ये मानव अंगों के कार्यों की प्रतिकृति जो है उसमें तैयार करने के लिए जीवित मानव कोशिकाओं का उपयोग करती है। पहली बात क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, सोचो। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसका मुख्य उद्देश्य होगा मानव शरीर की जो प्रत्यारोपण है उसके लिए कृत्रिम अंगों का विकास करना होगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य प्रत्यारोपण के लिए कृत्रिम अंग बनाना नहीं, बल्कि यहाँ पर इसके स्थान पर इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान, रोग अध्ययन और दवाओं के परीक्षण के लिए मानव अंगों के कार्यों और मॉडल तैयार करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात गलत सीखी। यह औषधि विकास की प्रक्रिया में पशुओं पर किए जाने वाले परीक्षण की आवश्यकता को कम करने के लिए सहायता कर सकता है। ये बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो सही आंसर क्या होगा, ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अप्रत्यक्ष उद्यत अंतःक्षेपण जिसका उल्लेख कभी कभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में यहाँ पर किया जाता है, इसका आशय क्या है। देखो इससे क्या से, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये क्या प्रत्यक्ष प्रॉम्प्ट अंतःक्षेपण जो होता है एक सुरक्षा सुविधा को संबंधित करता है, जिसमें एआई किसी प्रणाली को बाह्य डाटा, जो बाहरी डाटा होता है जैसे कि वेबसाइट, ईमेल या दस्तावेज होता है, उसमें छिपे दुर्भावनापूर्ण जो निर्देश हैं उसके माध्यम से प्रभावित किया जाता है, जिससे एआई को प्रकरण करने के लिए कहा जाता है। जब एआई इस सामग्री को पढ़ता है तो उसे अनजाने में इसे छिपे हुए निर्देशन का पालन कर सकता है, जिससे क्या होता है अनपेक्षित या हानिकारक कार्यकलाप हो सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल समांतर देशों से पश्चिमी तटों की अपेक्षा पूर्वी तटों पर स्थित होंगे। मतलब कहने का कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल जो होते हैं समांतर देशों की पश्चिमी तटों की अपेक्षा पूर्वी तटों पर स्थित होते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। सेकंड, किसी देश के पूर्वी तट पर पृथ्वी का घूर्णन उसके पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक तीव्र हो जाता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि किसी देश की पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक तेज गति से नहीं घूमती, बल्कि यहाँ पर घूर्णन अक्षांश पर निर्भर करती है, ना कि इस बात पर कि कोई स्थान पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर। ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा, तो क्या होगा देखते हैं। एक यहाँ से सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पशुजन जेनेटिक रोग है। करेक्ट आंसर चौथे का हो जाएगा। जेनेटिक जो रोग है, एक तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तीसरा इसमें से नहीं होगा। खसरा जो है एक मानव जनित रोग है। खसरा क्या एक मानव जनित रोग है, तो जेनेटिक रोग यह नहीं होगा। 1, 2, 4, 5 मतलब 4 बातें इसकी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। पशुजन रोग होता है क्या, पशुजन रोग जेनेटिक रोग या जूनोसिस रोग भी कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग होता है जो किसी गैर मानव पशु से मनुष्य में संचालित होता है। ये रोगाणु और विषाणु, जीवाणु दोनों में परजीवी कवक को लेकर हो सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 यहाँ से हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में विचार करना है। हाइड्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। पहला, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है। हाइड्रोजन पृथ्वी में वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नहीं है। वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन केवल अल्प मात्रा इसमें होती है। पहला गलत है। सेकंड, हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन के दहन के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करता है। सेकंड बात क्या होगी, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत का उत्पादन दहन माध्यम से नहीं बल्कि विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से करता है। तीसरी बात है, हाइड्रोजन का प्रति इकाई द्रव्यमान अंतर्निहित ऊर्जा जीवाश्मों की तुलना में अधिक होता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ तीसरा करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रयान 5 LU पिक्स मिशन के संबंध में विचार करना है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जापान जो
व आंतरिक अन्वेषण जो एजेंसी है, ठीक है, उसके संयुक्त रूप में अन्वेषण मिशन होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। पहली बात क्या है, छठे का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है यहाँ से इसने चंद्रमा के प्रतिदर्श वापस लाने मिशन के रूप में योजनाबद्ध इसे किया गया है। मिशन के रूप में प्रतिबद्ध किया गया, बात गलत, क्योंकि लुपेक्स मिशन एक रोवर आधारित अन्वेषण मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव जल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना होगा, ठीक है। सेकंड करेक्ट है। सेकंड करेक्ट नहीं होगा ना, गलत है, क्योंकि यहाँ पर लुपेक्स एक रोवर आधारित अन्वेषण मिशन होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जल की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना होगा, ठीक है। तो और इस नमूने की वापसी मिशन के रूप में इसे डिजाइन नहीं किया गया था। इसे इसरो के प्रस्तावित लूनर मॉडल जो प्रक्षेपण है उसके यान के रूप में प्रक्षेपित किया जाएगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि लुपेक्स मिशन का प्रक्षेपण जापान के H3 रॉकेट से किए जाने की योजना है। ओनली वन करेक्ट है, यहाँ से आंसर क्या होगा, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा छठे का। यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है ह्यूमन जो है पेपिलोमा वायरस जो है उसके संबंध में विचार करना है। ये एक सामान्य यौन संचारित क्या है, संक्रमण है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये पुरुषों और महिला को दोनों में कुछ यहाँ पर प्रकार के कैंसर के कारण बन सकता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, HPV से संक्रमित जो पेपिलोमा वायरस होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है। HPV से संक्रमित जो होते हैं संबंधित इसमें कैंसरों की जो रोकथाम है उसके टीकाकरण के माध्यम से की जा सकती है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। सातवें का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारत के संबंध में औद्योगिक तथा परहित प्रणाली के संबंध में विचार करना है। ये किससे संबंधित थी, 8वें का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित थी। ये करेक्ट आंसर 8वें का बी करेक्ट है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत कर आकलन की विधियां हैं। ए यहाँ से ए नहीं, यहाँ पर होगा इसका भारतीय जो खगोल विज्ञान है उससे प्रयुक्त होने वाली खगोली गणनाओं का जो मत होता है उससे संबंधित थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो औद्योगिक है, ठीक है, औद्योगिक या औद्योगिक चीज़ें लिखा है यहाँ पर, तो औद्योगिक यहाँ पर प्रणाली जो होती है ये क्या होता है, ये शब्द सूर्य का जो उदय होता है, सूर्योदय, ठीक है, उस पर आधारित यहाँ पर खगोलीय जो प्रणाली होती है उसको संदर्भित करती है। और इस पद्धति को खगोलीय दिवस की गणना एक सूर्यास्त के अगले सूर्यास्त तक यहाँ पर की जाती है। ये प्रणाली परंपरागत रूप से आर्यभट्ट के प्रथम ने यहाँ पर मानी थी। और यहाँ पर जो परहित प्रणाली है, परहित क्या होती है, देखो परहित वो होती है यहाँ पर ये प्रणाली 683 ईस्वी में केरल में खगोल शास्त्री हरिदत्त दास द्वारा प्रस्तुत की थी। तो ये सब बातें इसकी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल हुल 1855 के संबंध में विचार करना है। ये ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम के विरुद्ध एक जनजातीय विद्रोह था। 9वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम वास्तव में विद्रोह का कारण नहीं बल्कि यहाँ पर उसका एक परिणाम था। ये विद्रोह मुख्यतः क्या था कि जो दिकू मतलब कौन होते, बाहरी लोग, ठीक है, उसकी व्यवस्था की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए अत्यधिक जो कर होते थे साहूकार और पुलिस के शोषण के विरुद्ध था। और संथालों को शांत करने के लिए उसके भूमिका अधिकारों की रक्षा के लिए काश्तकारी अधिनियम 1876 पारित किया गया था। पहला करेक्ट है। सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात है, इस आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू और कानून ने किया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति जो थी उसके कारण स्थानीय जमींदारों ने विद्रोह का समर्थन किया था। तीसरी बात गलत, उन्होंने समर्थन यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि इस विद्रोह में मुख्य रूप से लक्ष्य इसका स्थानीय जमींदार, साहूकार और पुलिस था इसमें, राइट। और संथालों को दृष्टिकोण जो था कि उन्होंने जिन्होंने संथाल जो समुदाय है उसको औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध यहाँ पर संगठित किया था, ठीक है, इनका समर्थन किया था। ये बात गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 यहाँ से करेक्ट है, 1, 2 यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्रपति संभाजी के संबंध में विचार करना है। उनके शासनकाल के दौरान मराठों ने मुगलों के विरुद्ध वाई का युद्ध यहाँ पर लड़ा था। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, उन्होंने शासन एवं सैन्य रणनीति से संबंधित संस्कृत एवं बुद्ध ग्रंथ बुद्ध भूषणम की रचना की थी। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, कवि कलश उनके दरबार में जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 10वें का 1, 2 और 3, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित देशभक्तिपूर्ण तमिल कविताओं का संग्रह स्वदेश गीतंगल किसके द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का, ये लिखा गया था सुब्रमण्यम भारती, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेश जो गीतांजल नामक देशभक्ति से प्रेरित तमिल कविताओं में से एक संग्रह की रचना की थी।
जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित हुआ था और इस कृति ने राष्ट्रवादी जो भावना थी उनको आत्मनिर्भरता की भावना को प्रेरित किया था। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत की प्रमुख मूर्तिकला शैली के संबंध में विचार करना है। पहली बात है गांधार शैली मुख्यतः बौद्ध विषयों में संबंधित थी, जबकि यहाँ पर मथुरा शैली में बौद्ध, हिंदू एवं तथा जैन विषयों को इसमें चित्रण किया गया था। 12वें का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, गांधार शैली में इंडो ग्रीक प्रभाव दिखाई देता था, जबकि यहाँ पर मथुरा शैली में इसकी परंपरा को प्रतिबंधित करती थी। ये बात करेक्ट है। तीसरी बात है, तीसरा बोला है कि मथुरा शैली का विकास कुषाणों के शासनकाल के दौरान हुआ था, जबकि यहाँ पर अमरावती शैली का विकास सातवाहनों के दिन हुआ था। तीसरी बात यहाँ से क्या हो जाएगी? ये तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है। चौथा बोला इसमें अमरावती शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर यहाँ पर प्रयोग हुआ था। ठीक है। और जबकि मथुरा शैली में नीले धूसर पत्थर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। चौथी बात क्या होगी? चौथी बात यहाँ से जो जाएगी आपकी स्टेटमेंट, चौथी बात गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर अमरावती शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का उपयोग बोला किया गया था, जबकि यहाँ पर गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर मथुरा शैली जो थी, मथुरा शैली में क्या था? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे अमरावती शैली बोला है। और जो मथुरा शैली थी, यहाँ पर मथुरा शैली में क्या था? यहाँ पर बताया मैंने आपको। और अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर था। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो नीले धूसर जहाँ पर लिखा है, नीले धूसर जो पत्थर हैं या बलुआ पत्थर थे, ये इनका उपयोग गांधार शैली में किया गया था। ठीक है। तो यहाँ से गलत हो जाएगी बात। ये आंसर क्या होगा? 3 बातें करेक्ट हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर। निम्नलिखित यहाँ पर जो सूक्तियाँ हैं, सूचियाँ, उन पर मिलान करना है। पहली बात बोला पुरुषनी विचेष्टा। ठीक है। आगे विपाशा। 3 बात है, जिसमें बोला कि मैच करना है। देखो पुरुषनी क्या होगी? पुरुषनी आपकी हो जाएगी रावी। ठीक है। विचेष्टा आपका हो जाएगा झेलम। राइट। विपाशा आपका हो जाएगा क्या? व्यास। करेक्ट आंसर यहाँ से 13 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 14 यहाँ से 14 नंबर, भूदान आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में आचार्य विनोबा भावे द्वारा की गई थी। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला है इस आंदोलन ने भूमिहीनों के बीच पुनर्वितरण के लिए भूस्वामियों की स्वेच्छा से भूमिदान करने का आह्वान किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसका प्रारंभ वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुआ था। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट है। 1, 2 और 3 सभी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। उच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से संबंधित विवादों का न्यायिक निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। पहली बात क्या होगी? 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के साथ असंगत पाया जाता है तो उच्च न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही हैं। आंसर 15 का सी 1 और 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 16, भारत में संसदीय प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। पहला, कटौती प्रस्ताव की प्रस्तावना और किसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है? ये पहली बात है। ये बोला है कि किसी अनुदान की मांग राशि जो होती थी इसको 1 रुपये तक घटा दिया जाता है। पहली बात यहाँ से वो क्या होगा? नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव। ठीक है। तो पहला यहाँ से सही है। सेकंड, किसी अनुदान की मांगी राशि को एक निर्दिष्ट राशि तक घटा दिया जाता है अनुदान में की गई जाने वाली महत्वहीनता। ये बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है, किसी अनुदान की मांग राशि को 100 रुपये तक घटा दिया जाता है, मतलब सांकेतिक प्रस्ताव, और ये सरकार के विरुद्ध किसी विशिष्ट शिकायत का संकेत देता था। एकदम सही है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 16 का 1, 2 और 3 तीनों युग्म से करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संविधान अधिनियम 1951 द्वारा नहीं किया गया था? है ना, परिवर्तन नहीं किया गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में नहीं इसमें से परिवर्तन किया गया था, वो बताना है आपको। 4 बातें दी गई हैं। 17 देखो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। ये क्या था? ये संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा नहीं परिवर्तन किया गया था, इसका चेंजमेंट इसमें नहीं हुआ था। तो आंसर क्या होगा? बी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लोकसभा के सभापति जो के पैनल होते हैं उसके संबंध में विचार करना है। सभापतियों के पैनल के सदस्य जो होते हैं उससे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की उपस्थिति में सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता कर सकता है। पहली बात 18 का यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड बात है, सभापति के पैनल की व्यवस्था का स्रोत लोकसभा के कार्य संचालन एवं कार्य व्यवहार के
नियम में निहित होता है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा है लोकसभा के सभापतियों के पैनल का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि सभापति के पैनल सदस्यों का चयन सदन द्वारा नहीं किया था, बल्कि उनके लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके द्वारा नामित किया जाता है, और अध्यक्ष सदस्यों से अधिकतम 10 सदस्यों का इस पैनल में नामित कर सकते हैं। 1 2 करेक्ट आंसर है ना। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19 नंबर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की जो सम्यक प्रक्रिया उसके उदाहरणों के बारे में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह जांचती है कि कोई कानून विधिवत पारित किया गया है या नहीं, ठीक है। जबकि यहाँ पर विधि की सम्यक जो प्रक्रिया ये कानून की निष्पक्षता और युक्ति संगतता जो होती है उससे भी जांच करती है। 19 का पहला सही है। विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया था, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसमें स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और संविधान निर्माताओं ने मूल रूप से क्या है जो विधिवत प्रक्रिया है इसके सिद्धांत को संविधान में शामिल नहीं किया था। हालांकि बाद में न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इसका विकास हुआ था, और विशेष रूप से मेनका गांधी जो बात था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती है, वह सही, न्यायसंगत और उचित होगी, ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 20 है, 20 नंबर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संबंध में विचार करना है। किसी अपराध में दोषी व्यक्ति को यदि 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा मिलती है तो वह सजा पूरी होने के बाद 6 वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा के चुनाव के लड़ने के लिए अयोग्य हो जाती है। पहली बात क्या होगी? 20वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, यह अधिनियम कुछ ऐसे अपराधों का भी प्रावधान करता है जिसमें केवल जुर्माना लगने कर भी यहाँ पर किसी वर्तमान सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही हैं। आंसर सी। 21 है समाचारों में रही कभी कभी यहाँ पर उल्लिखित शब्द हाइसियन जो है ये वर्ड का क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी। हाइड्रोजन संबद्ध वायुमंडल और विशाल वैश्विक जो महासागर वाले परिकल्पित वायुग्रह हैं उसकी एक श्रेणी है, ठीक है। 21 का क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर है कथन 1 और कथन 2। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो पैसे की जो सट्टात्मक मांग होती है क्या है? वो प्रकृति बढ़ने की हो जाती है। पहली बात यहाँ से एकदम सही है। सेकेंड बात है जब ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका होती है तो क्या होता है? लोग बॉन्ड्स के बजाय पैसा रखना पसंद करते हैं। ये बात भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब वर्तमान में ब्याज दरें कम होती हैं तो लोग क्या अपेक्षा यहाँ पर इसमें भविष्य में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो यहाँ पर बॉन्ड की जो कीमत होती है वो दरों के विपरीत हो जाती है, इसलिए लोग बॉन्ड खरीदने से बचते हैं और यहाँ पर ठीक है उद्देश्य होता है कि धन से नगद के रूप में रखना, ठीक है, उसको यहाँ पर रखते हैं। ओनली 1 2 करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 नंबर। भारत में विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीति सूचकांक के बारे में विचार करना है। मुद्रास्फीति सूचकांक प्रकाशित करने वाला कौन करता है और इसका क्या उपयोग होगा? मुख्य उपयोग क्या है? देखो पहली बात है ये बोले कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो संयुक्त है, ठीक है, तो ये क्या होगी? ये हो जाएगी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और मौद्रिक नीति के ढांचे के तहत मुद्रास्फीति लक्षित करने का उपयोग। पहला सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक क्या होगा? श्रम ब्यूरो होगा, राइट, और यहाँ पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पुनरीक्षण का उपयोग होगा। सही बात है। तीसरी बात है, तीसरा बोला थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय कई क्षेत्रों में जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में सहयोग उपयोग लिखा है। हाँ उपयोग। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो आंसर लिख सकते हो, देख सकते हो आप। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और यहाँ पर आपका क्या था पहला वाला ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त, ठीक है। पूछा सही कितने? तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर है वित्तीय क्षेत्र की निम्नलिखित विनियमित संस्थाएं जो होती हैं उसके बारे में विचार करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित प्राथमिक जो सहकारी बैंक है और क्रेडिट सूचना कंपनी जो है 24 है ना। तीनों बातें यहाँ पे जो बोला है, चारों बातें इसमें बोला है कि इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन योजना जो है उपरोक्त में से कितनी संस्थाओं ग्राहकों के लिए शिकायत का निवारण प्रदान करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का डी आंसर करेक्ट है। सभी इसके स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। योजना सभी वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय जो कंपनी होती है एनबीएफसी, ठीक है, और जो इनके भुगतान प्रणाली होती है अधिकांश प्राथमिक शहरी सहकारी जो क्रेडिट और सूचना कंपनियों की अच्छा रीति होती है वो सब
डी आंसर होगा। 25 नंबर है सिविला फोरम ऑन डेप्ट के संबंध में विचार करना है। ये स्पेन का नेतृत्व शुरू में की गई एक पहल है। तो 25 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। इसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मंत्रालय जो मामले हैं उसके विभाग का समर्थन प्राप्त था। सेकंड बात भी सही होगी। तीसरा, इसका उपयोग या उसका उद्देश्य जो है ये सार्वभौमिक ऋण संकट से जूझ रहे जो देश हैं उसमें सीधे वित्तीय सहायता देने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापित कर सकता है। तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर सिविला फोरम एक विचार विमर्श और जो नीति निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित है, न कि कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला तंत्र। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के लिए किसी वैश्विक निधि की स्थापना करना नहीं होगा। ये बात गलत है। ओनली 1 टू करेक्ट है, बी। 26 नंबर है अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति के साथ समानता निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां जुड़ी हुई होती हैं। पहली बात है उच्च मुद्रास्फीति के साथ जो घटती हुई खपत। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि तरलता पास जो होता है ये उच्च मुद्रास्फीति से नहीं बल्कि यहाँ पर मुद्रास्फीति काफ़ी दर इसकी कम हो जाती है और अपस्फीति जो होती है उससे जुड़ा होता है। मुद्रास्फीति से नहीं जुड़ा होगा, जी घटेगा तो इस वजह से ये गलत है कि उच्च मुद्रास्फीति के साथ खपत ना वो घटना, तो ये गलत हो जाएगी बात। क्योंकि यहाँ पर जब लोगों की अपेक्षा होती है कि कीमतें गिरेंगी या स्थिर रहेंगी तो वे खरीदने से बचेंगे और यहाँ पर अपने भविष्य के लिए टाल देते हैं, राइट। तो ये अपस्फीति की बात बता रहा है ना कि मुद्रास्फीति की घटती खपत की, तो गलत हो जाएगी बात। सेकंड है शून्य या लगभग शून्य ब्याज दरें। सेकंड बात क्या, सेकंड करेक्ट है क्योंकि शून्य या शून्य जो निकट ब्याज दर है ये तरलता पास की एक प्रमुख विशेषता बताती है। इतनी कम ब्याज दरों के जो लोगों को जो भविष्य में ब्याज बढ़ने की आशंका होती है इसलिए इसे बॉन्ड खरीदने के स्थान पर धन को नकद के रूप में रखना पसंद करते हैं। तीसरी बात है मौद्रिक नीति में नरमी है, नरम मतलब सॉफ्ट होना। मौद्रिक नीति की जो सॉफ्ट है सॉफ्टनेस के बावजूद भी बॉन्ड यील्ड क्या होता है उसमें वृद्धि होती है। तीसरी बात गलत है क्योंकि तरलता पास की स्थिति में बॉन्ड प्रतिफल जो होता है ये समानता काफ़ी कम होता है क्योंकि ब्याज दरें लगभग शून्य के निकट होती हैं और यदि बॉन्ड प्रतिफल मूल्य की वृद्धि होती है तो इसका अर्थ होता है कि बॉन्ड की कीमतें गिर रही होती हैं। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर है। क्वेश्चन 27 है निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को कम करता है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आईडीएस तब उत्पन्न होता है जब इनपुट पर कर की दर जो होती है वो तैयार उत्पादों पर कर की दर से कम हो जाती है। सेकेंड बात क्या है, गलत है। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पर क्योंकि देखो प्रतिलोम शुल्क संरचना तब उत्पन्न होती है जब कच्चे माल या मध्यवर्ती आगत पर कर जो होता है वो तैयार अंतिम उत्पाद पर लगाए गए कर से अधिक हो जाता है। तीसरी बात यहाँ पर है, तीसरा बोला है कि आईडीएस जो है एक घरेलू विनिर्माण को यहाँ पर सस्ती वस्तुओं की तुलना में महंगा बनाता है जिससे क्या होता है ऐसे तुम्हारा वो सस्ता पड़ने लगता है। ये बात करेक्ट है क्योंकि क्या होता है कि आगत जो होती है उस पर अधिक लागत है ना, अधिक लागत लगेगी है ना, अधिक कर लगेगा, इसलिए क्या होता है घरेलू जो विनिर्माण होता है उसका उत्पादन लागत बढ़ जाता है और दूसरी ओर वहीं विदेशी प्रतिद्वंदी क्या होते हैं तैयार उत्पादन को भारत में अपेक्षाकृत कम शुल्क पर निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है आयातित वस्तुओं का स्थानांतरित और रूप से विनिर्मित वस्तु सस्ती हो जाती है। आंसर क्या होगा, तीसरा करेक्ट है पहला, सी आंसर होगा। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रोडक्शन लिंक्ड जो इनिशिएटिव है इंसेंटिव पीएलआई योजना के बारे में विचार करना है। देखो पहली बात यहाँ पर है ये काफ़ी बार पीएलआई न्यूज़ में आई है ना, तो आपको याद होगी क्वेश्चन करते करते पहला बोला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई के तहत आएंगे। पहला तो सक्रिय दवा की घटक। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा वाइट गुड्स करेक्ट हो जाएगा। खाद्य उत्पाद ये भी यहाँ पे क्या है करेक्ट है, नहीं सोचो करेक्ट है। ठीक है, चौथी बात है ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स ये भी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा तकनीकी जो वस्त्र होते हैं और एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी सभी यहाँ से स्टेटमेंट सही है। आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं 28 हो गया 29 नंबर। समाचारों में कभी कभी यहाँ पर उल्लिखित शब्द होने वाला अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थानांतरित समन परिणाम ITMOS शब्द किसे संदर्भित करता है। ये संदर्भित करता है किससे, करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन में कमी से संबंधित वे इकाइयाँ जिन्हें देश में अपने जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति हेतु परस्पर स्थानांतरित कर सकते हैं। सी यहाँ से आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप से हस्तांतरित समन परिणाम शब्द का अर्थ होता है उन कार्बन क्रेडिट या उत्सर्जन कटौती की इकाइयों से जिनको पेरिस समझौते के ढांचे के अंतर्गत देशों के बीच व्यापार किया जा सकता हो। आंसर सी करेक्ट है। 30 नंबर है 30, भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण
के प्रमुख मानवजनित स्रोत जो होते हैं उसके बारे में कौन यहाँ पर इसमें शामिल है? आंसर हो जाएगा 30 का। एक तो पहला उर्वरक, कृषि उर्वरक, ठीक है। दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट का जल का निर्वहन। तीसरा क्या होगा? पशुधन खाद, ठीक है। चौथी बात क्या होगी? लैंडफिल स्थलों से निकलने वाला निच्छादन, ये भी बात करेक्ट होगा। और पांचवी बात है आग्नेय चट्टाने। आग्नेय चट्टाने क्यों होंगी? आग्नेय चट्टाने गलत है, क्योंकि आग्नेय चट्टाने जो होती है आग्नेय सेल एक यहाँ पर भू उत्पत्ति स्रोत होता है। यद्यपि यहाँ पर कुछ चट्टाने अपक्षय के माध्यम से मृदा में अल्प मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान कर सकती है, परंतु ये एक प्रमुख मानवजनित स्रोत नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अधिकांश आग्नेय जो सेलें होती हैं इसमें नाइट्रोजन की मात्रा मानव गतिविधियों को निकलने वाली जो नाइट्रोजन की तुलना में अत्यंत अल्प होती हैं या कम होती हैं। क्या होगा आंसर? 1, 2, 3, 4 करेक्ट है, पांचवा गलत है यहाँ से। आंसर क्या होगा 30 का? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सी करेक्ट है। क्वेश्चन आते हैं 31। ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में विचार करना है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के पास कोरल सागर में स्थित है। 31 या 31 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बोला है यह पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। और ये अरबों सूक्ष्म जीवों जिन्हें शैवाल प्रवाल प्रपिल्स कहा जाता था, इनसे मिलकर बनी थी। और ये रीफ इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। तीसरी बात है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल होगी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ को इसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के कारण 1981 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया था। 1, 2, 3, 31 डी करेक्ट आंसर है। 32 नंबर है एक ऐसा जीव जिसे पारसी तंत्र के मृदभक्षी माना जाता है। भारत के कांटेदार वनों और घास भूमि क्षेत्रों में समानता पाया जाता है। इसकी आबादी में तीव्र गिरावट आई, क्योंकि पशु चिकित्सा में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक इस प्रजाति के लिए विषैला सिद्ध हुआ था। आंसर क्या होगा 32 का? बी यहाँ से करेक्ट है। गिद्ध की बात की जा रही है, ठीक है। गिद्ध यहाँ से सही आंसर होगा 32 का। 33 आते हैं। 33 नंबर है चिनार वृक्ष के संबंध में विचार करना है। ये एक सदाबहार वृक्ष है जो मुख्य रूप से पश्चिम हिमालय में उगता है। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि चिनार एक सदाबहार वृक्ष नहीं है, ये पर्णपाती वृक्ष है। इसका अर्थ है कि ये सर्दियों में अपनी पत्ती गिरा देता है। इसके अतिरिक्त ये प्रमुख कश्मीर क्षेत्र में उगता है और कम संख्या में नेपाल हिमालय तक फैला हुआ है। ये पूर्वी हिमालय जैसे असम अरुणाचल प्रदेश उसमें नहीं पाया जाता है। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है सेकेंड बोला है कि चिनार एक यहाँ पर तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। 5 से 7 वर्षों में अपनी परिपक्व ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, इसलिए इस लकड़ी जो होती है आदर्श होगी इसके लिए। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी गलत है। तीसरा, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने डिजिटल ट्री आधार पहल के तहत चिनार के पेड़ों को जियोटैग दिया था। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीसरा सब करेक्ट है, बाकी यहाँ से आंसर हो जाएगा टी। 34 है 34 नंबर है भारत में कौन से राज्य ने हाल ही में दुनिया का पहला ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च किया है? 34 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 35 है निम्नलिखित पर विचार करना है। संरक्षित क्षेत्र और यहाँ पर राज्य इसके कौन से हैं? पहला बोला है नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, छत्तीसगढ़ का नहीं है। सेकेंड है बड़ौदा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि बड़ौदा वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है, राजस्थान में नहीं है। तीसरा है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर केवल 3 सी स्टेटमेंट सही है। 36 नंबर 36 भारत के सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में अनावरण की गई लेडी जस्टिस की प्रतिमा के संबंध में विचार करना है। पहली बात है 36 का पहला बोला है कि इस प्रतिमा में पारंपरिक रूप से आंखों पर बंधी जाने वाली पट्टी नहीं है। पहली बात सही है। सेकेंड, लेडी जस्टिस से पारंपरिक रूप से जुड़ी तलवार की जगह भारतीय संविधान के प्रति रखी गई थी, है ना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि इसकी जो प्रति मतलब इसकी जो कॉपी है वो रखी गई थी। तीसरी बात है यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें बोले न्याय के तराजू की प्रतिमा को हटा दिया गया ताकि यहाँ पर न्याय की प्रतिनिधि प्रणाली को अंतर दर्शाया जा सके। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तराजू को हटाया नहीं गया है, उससे अभी भी यहाँ पर मूर्ति जो द्वारा उसके बाएं हाथ में पकड़े हुए दर्शाया गया। तराजू क्या होता है? स्केल, है ना, स्केल बैलेंस, राइट। और तराजू संतुलित का निष्पक्ष निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए साक्ष्यों व तथ्यों को तोलने का प्रतीक बना हुआ है। तराजू को हटाना न्यायिक निर्णय लेने का मूल सार के विपरीत होता है।
1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। 36 का आंसर ए सही है। ठीक है। 37 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गए पंखुड़ी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंखुड़ी पोर्टल जो है उसका मुख्य उद्देश्य है 37 का करेक्ट आंसर, ये महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो पहले होती है उसके लिए पर साझेदारी तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, उसके योगदान का सुगम बताना। आंसर 37 का डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है, इससे बोला है समाचार में द्वीप और यहाँ पर इसकी अवस्थिति क्या होगी। पहली बात है, पहला बोला है वानुआतू प्रशांत महासागर। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है सोलोमन हिंद महासागर। ठीक है, सेकेंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, सेकेंड गलत हो गया। तीसरा बारबाडोस अटलांटिक महासागर, तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, बाकी गलत होंगे। करेक्ट आंसर 38 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन संबंध में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक मानक के रूप में कार्य करता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर डी करेक्ट है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर है, इसमें बोला है कि गलकिनिस गैस क्षेत्र जो तापी पाइपलाइन जो है उसके लिए गैस का स्रोत के रूप में किस देश में स्थित है? आंसर 40 का हो जाएगा, ये स्थित है तुर्कमेनिस्तान, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 प्रूफ ऑफ वर्क जो है उसके बारे में कौन से यहाँ पर और यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक शब्द प्राय निम्नलिखित में से किस तकनीक के संबंध में देखे जाते हैं? आंसर हो जाएगा 41 का बी करेक्ट है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी। ठीक है। 42 भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार करने तीस्ता, ठीक है, सुबनसिरी, मानस, दिबांग, इनमें से उपयुक्त नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर उस क्रम में आपको व्यवस्थित करना जिस क्रम में असम ब्रह्मपुत्र से नदी से मिलता है। तो आंसर हो जाएगा 42 का, जो इस क्रम में लगाएंगे तो आएगा पहला 1 मतलब तीस्ता, उसके बाद आपका आएगा तीसरा सुबनसिरी, राइट, उसके बाद आपका आएगा दूसरा सुबनसिरी, तीसरा देखो पहले के बाद तीसरा आपका हो जाएगा मानस और दूसरा सुबनसिरी और पहला चौथा हो जाएगा आपका दिबांग। 1 3 2 4 इसका आंसर होगा ए नंबर। 43 नंबर है महासागर की लवणता की वितरण के संबंध में विचार करना है। पहली बात है कथन 1 और कथन 2, इसमें बोला है कि पहला भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में समुद्र की सतही लवणता सामान्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में कम होती है। पहली बात क्या होगी? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोल रहा है, सेकेंड 43 का ये कह रहा है कि यहाँ पर जो वाष्पीकरण की अधिक दर महासागरीय जल की लवणता वृद्धि की कारण बन सकती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 43 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर भूमध्य क्षेत्र जो रेखीय क्षेत्र की बात कर रहा है और यहाँ पर महासागरीय जल की लवणता की वृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, आंसर बी करेक्ट है। 44 है निम्नलिखित स्थलाकृति जो है उसकी विचार करना है। कच्छ का रण, ठीक है, चिल्का झील, सुंदरवन डेल्टा, पुलिकट झील, इनमें से कौन सी समुद्री झील जो है समुद्री निक्षेपण द्वारा निर्मित तटीय लेगुन के उदाहरण से संबंधित होगी? 44 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये, एक तो चिल्का झील और दूसरा आपका पुलिकट झील इसका आंसर होगा 2 और 4। 44 का आंसर भी करेक्ट है। 45 नंबर है पृथ्वी पर अलवणीय जल के वितरण के संबंध में विचार करना है। पृथ्वी के अधिकांश अलवणीय जल का भंडारण हिमनद और हिमाच्छद में होता है। 45 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, भूजल का हिस्सा नदियों और झीलों की तुलना में अलवणीय जल का अधिक होता है। सेकेंड बात करेक्ट है भी। तीसरा, वायुमंडलीय आर्द्रता में नदियों की तुलना में अधिक अलवणीय जल होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। 45 का आंसर सी करेक्ट है। 46 नंबर है निम्नलिखित समुद्रों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। बाल्टिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, 4 बातें हैं। तो बोले इसमें से कितने समुद्र पूर्णतः स्थल रुद्र या कंप्लीटली लैंड आउट है? ठीक है, लैंड आउट होता क्या है? जहाँ पर चारों मतलब पूरे साइड से घिरा होता है, कहीं इस देश से घिरा है, कहीं इस देश से घिरा है, कहीं मतलब पूरे देशों से घिरा है, बीच में रहता है वो, तो यहाँ पे हो जाता है। 46 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा करेक्ट, बाल्टिक सागर इसका सिर्फ आंसर होगा एक। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो क्या पूछा था बाल्टिक सागर जो है क्या है इसमें
समूह से पूर्णतः स्थल रुद्र है। देखो बाल्टिक सागर क्या है, बाल्टिक सागर डेनिस जलभूमध्य जैसे संकीर्ण जो एरिया होता है, ठीक है, उसमें जलभूमध्य जैसे संकीर्ण जलभूमध्य के माध्यम से उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ से पूर्णतः समुद्र से स्थल रुद्र है, तो आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से आंसर। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर बाल्टिक सागर नहीं होगा, इसका आंसर कैस्पियन सागर होना चाहिए। हाँ, कैस्पियन सागर इसका आंसर होगा, ठीक है, बाल्टिक सागर नहीं होगा। बाल्टिक सागर थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दिया हुआ था, कैस्पियन सागर, क्योंकि देखो कैस्पियन सागर क्या होता है, विश्व में सबसे बड़ा आबद्ध अंतर्देशीय जल निकाय, पूर्णतः भू आबद्ध या लैंडलॉक्ड है, और इसका विश्व महासागर में कोई भी प्राकृतिक संबंध इसका नहीं होगा। ये करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 46 हो गया। 47 है, एक वन जीनोम के संबंध में विचार करना है। जैविक पदार्थों का अपघटन अत्यंत तीव्र गति से होता है। 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये बता रहा है। दूसरा, मृदा की सतह प्रायः पोषक तत्वों की दृष्टि से कमजोर होती रहती है। सेकेंड बात यहाँ पर ये। तीसरा, वनस्पति में समानता, लियाना तथा अधिपदप सम्मिलित होते हैं। तीसरी बात ये दे रखा है। तीन बातें हैं, तो ये किसकी बात यहाँ पर जीवम सर्वाधिक जो है, इनमें से किस जीवम को सर्वाधिक रूप से संबंधित बताया जा रहा है। आंसर हो जाएगा 47 का सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 48 है, निम्नलिखित में से सतहों पर विचार करना है। ताजी हिम, मरुस्थलीय रेत, वन वनस्पति, महासागरीय जल। चार बातें हैं। इन्हें से बोला है कि इनमें सतहों को अल्बेडो की परावर्तन क्षमता के आधार पर घटते क्रम में हम लोग को व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4। ये आंसर है, डी आंसर है। 49 नंबर है, यूरेनियम की तुलना में परमाणु ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग निम्नलिखित में से लाभ इसके क्या होंगे। देखो इसके लाभ क्या है। 49 का आंसर हो जाएगा पहला, एक तो थोरियम पृथ्वी के यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है उसमें यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा पाया जाता है, और पहली बात सही है। सेकंड बात है, थोरियम आधारित यहाँ पर जल चक्र अपेक्षाकृत कम मात्रा में दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करता है। सेकंड भी करेक्ट होगा। तीसरा, थोरियम बिना किसी खंडनीय पदार्थ की आवश्यकता के स्वयं ही परमाणु जो श्रृंखला है उसकी विक्रिया बनाए रख सकता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, क्योंकि जो थोरियम होता है ये एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है, ठीक है, याद रखना है। ये अपने आप जो परमाणु श्रृंखला होती है उसकी विक्रिया बनाए नहीं रखता है, बल्कि यहाँ पर एक उर्वर पदार्थ है जो पहले एक न्यूट्रॉन अवशोषित करता है और यूरेनियम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि विखंडन होता है और श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रख सकता है। आंसर यहाँ पर 1 तो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 50 नंबर है। क्वेश्चन 50 बोला है कि इसमें समाचारों में कभी कभी यहाँ पर देखा जाने वाला फैक्ट्री फार्मिंग जो है इसका प्रथा के संबंध किससे होगा। देखो पहली बात यहाँ पर कि फैक्ट्री फार्मिंग मुख्य रूप से पशुओं को बंद इंडोर यहाँ पर जो वातावरण है उसमें रखकर रोगों के प्रसार को जोखिम को कम करने के लिए अपनाया जाता है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री फार्मिंग सघन या जो पशु आहार संचालन है इसमें बड़ी संख्या में पशु दर को उच्च घनत्व वाले सीमित इंडोर में परिवेश में रखा जाता है और रोग जोखिम कम करने के बजाय उन्हें भीड़ भाड़ वाली स्थितियों में वस्तुतः रोग संचरण का जोखिम बढ़ाती है और स्थान की कमी खराब के कारण जंतु और मानसिक एकरूपता के कारण एक बार प्रवेश करने के बाद रोगजनक जैसे कि स्वाइन फ्लू है ना, एवियन फ्लू, ये सब तेजी से फैलता है। सेकेंड बात है, फैक्ट्री फार्मिंग को पशुधन के माध्यम से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसके प्रसार को नियंत्रित करने और संभावित उपाय को रूप में मनाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है ये भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री फार्मिंग रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्राथमिक चालक के रूप में काम करता है, ठीक है, व्यापक उद्गिर किया जाता है और ना इसे नियंत्रित करने के तरीके के रूप में। तो ये बात गलत हो जाएगी, नियंत्रित करने का तरीका गलत है यहाँ से। दोनों बातें यहाँ से गलत है, आंसर डी करेक्ट है, ठीक है। क्या होगा? 50 का डी करेक्ट है यहाँ से, कोई सही नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग आज 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। जो पार्ट 2 रहेगा इसका उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें 51 से और 100 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर लेंगे, 51 से 100 पार्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से अपने जो कल पेपर है वो खत्म हो जाएगा, फिर अगला जो पेपर एक बचेगा वो पेपर हम लोग करेंगे, और अभी दृष्टि का पेपर होना है संडे को भी हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। विजन का 1-2 पेपर बचे, वो भी लास्ट पेपर है। सब जितने भी पेपर हो रहे हैं फुल लेंथ हो रहे हैं और इनके टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे टॉपिक मान लो यहाँ पर पूछ लिया इसने कि फैक्ट्री फार्मिंग पूछा है, फैक्ट्री फार्मिंग को लेकर के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। इससे सिर्फ 2 ही बातें पूछी इसने, क्या 2 बातों से हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है? नहीं। और कहीं मान लो आपने नहीं पढ़ा हुआ तब क्या करोगे, तो फैक्ट्री फार्मिंग को लेकर टॉपिक आप जाकर डीप में एक बार गूगल सर्च कर लो, या आपके पास नोट्स है तो उसमें होगा, जब पढ़ रहा है तो, है ना, तो वो टॉपिक आप रिलेट कर सकते हो। ये याद रखना है। इस वजह से कहता हूँ कि जो टॉपिक आते हैं उन टॉपिक को नहीं छोड़ना है। साथ में जो भी सी सेट है, सी सेट को कम से कम 2 घंटे रोज, 2.5 घंटे रोज तो, ठीक है।
2 घंटे घंटे से अगर ज़्यादा हो जाता है, कम से कम 3 घंटे, तो भी आप दे सकते हो सी सेट को। किस में देना है? जो PYQ होते हैं, सिर्फ PYQ वालों को आपको देना है इसमें, ठीक है। PYQ को आपको यहाँ पर टाइम देना है। और कोई अलग से क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको नहीं सॉल्व करने सी सेट के, जो PYQ हो चुके हैं उन पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो। जो गलत होता है उन टॉपिकों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना, तो आपका सी सेट थोड़ा अच्छा होता चला जाएगा। और पहले से कंटिन्यू मैं बोलता आ रहा हूँ कि सी सेट के लिए आप करते रहो। उसी सेट का मैंने डेली टारगेट कराया था, उसमें भी मैंने बहुत चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है। तो अब फिलहाल लास्ट टाइम है, तो आप सी सेट को अब प्रीवियस सेट से ही अपना तैयारी कर सकते हो। बाकी कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।